की जर्नी हमारा जो आज का लेक्चर है इससे स्टार्ट होती है। और ये क्या है? आउटलाइन। मेडिसिन, दिस इज माय बिलीफ, दिस इज माय फेथ कि आपका ऐसे जो है ना, दिस ऑलवेज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। अगर दो चीजें आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेना तो देन आप कभी, ये मुमकिन भी नहीं है कि आप उसके पेपर में फेल हो जाए। नंबर वन इज आउटलाइन, नंबर टू इज इंट्रोडक्शन। हम सपोज करते हैं इवन डिसेंट अगर 100 मेरे पास पेपर हूं ना, मैं एग्जामिनर हूं, 100 मेरे पास पेपर हूं, शायद 90 पेपर ऐसे होंगे जिनकी मैं आउटलाइन पढ़ूंगा एंड आई विल नॉट बोदर इवन टू अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इवन इंट्रोडक्शन एज वेल। मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी आउटलाइन ही इररेलेवेंट होगी, जब आपकी आउटलाइन ही गलत होगी, देन व्हाई आई विल वेस्ट माय टाइम। मैं कभी अपना वक्त जो है उसको जाया नहीं करूंगा। मैं कभी भी डियर, मेरा जो वक्त है मैं उसको जाया नहीं करूंगा। सिर्फ 10 पेपर ऐसे होंगे जिनकी आउटलाइन अच्छी भी होगी, जिनकी रेलिवेंट भी होगी, और सिर्फ 10% ऐसे ऐसे होंगे जो मुझे इंट्रोडक्शन पढ़ने पे मजबूर करेंगे। एंड आउट ऑफ दिस 10 मेरे सिर्फ 5 पेपर ऐसे होंगे जो मैं पूरे के पूरा ऐसे पढ़ूंगा। अदरवाइज 5 पेपर वो होंगे जिनका इंट्रोडक्शन पढ़ के मैं डिसाइड कर लूंगा कि ये क्या पास भी होने के बराबर काबिल है या नहीं है। सो आप समझें, आपका 90% जो सक्सेस एंड फेलियर जो है ना, दिस ऑलवेज डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। दो चीजों पे आपका डिपेंड करता है। नंबर वन इज आउटलाइन एंड नंबर टू इज आपका इंट्रोडक्शन। आप इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें। जैसे जब आप इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लेंगे फिर फेलियर के जो चांसेस हैं, बिलीव मी, वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे, वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। लेट मी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूं। Medias structure is the overall arrangement of your sentences as well as paragraph. जो स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा था और मैंने आपको ये पढ़ाया था, स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे ओवरऑल अरेंजमेंट होती है आपके ऐसे की। स्ट्रक्चर के अंदर फोर चीजें आती हैं। आउटलाइन आपको पता है हमने स्किप की थी, देन हमने इंट्रोडक्शन पे बात की, हमने इंट्रोडक्शन मुकम्मल किया, हमने बॉडी पैराग्राफ मुकम्मल किए, और एंड पे हमने कंक्लूजन मुकम्मल किया। इन पे हमने बहुत डिटेल गुफ्तगू की, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आउटलाइन इज द फर्स्ट पार्ट। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा आउटलाइन को लिखना मुश्किल था, थोड़ा सा ये टेक्निकल थी, फॉर टाइम बीइंग हमने इसको स्किप कर दिया था। लेकिन आज का हमारा लेक्चर जो है दिस इज अबाउट आउटलाइन, और मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद सबसे अहम लेक्चर जो होगा वो आज का लेक्चर होगा। बट यस, एंड बिफोर स्टार्टिंग आउटलाइन, मैं आउटलाइन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चन। मैं चंद एक क्वेश्चन आपसे करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड द फॉलोइंग। हम क्यों अपनी जो डेली लाइफ है, रोजमर्रा की जिंदगी है, जब हम कुछ राइटिंग करते हैं, जब हम कुछ टाइपिंग करते हैं, कि व्हाई डू वी नीड फॉलोइंग। हम चार्ट क्यों बनाते हैं, ग्राफ क्यों बनाते हैं? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेबल्स? व्हाई डू वी नीड रिव्यू? व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन? इन तमाम का क्या फंक्शन है? हम क्यों ये अपनी राइटिंग में डेली बेसिस पे यूज करते हैं? ये शर्जील साहब बताएंगे। जी सर, एक सर अब बेसिकली हमें एक आइडिया हो जाता है कि ओवरऑल हम आगे पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमें इंट्रोडक्शन एक तरह से मिल जाता है, एक ब्रीफ हमें किस तरह बताऊं सर, आपको समरी मिल जाती है हमें। ये सारी चीजें में इंफॉर्मेशन जो है ना वो सर, मुझे बेटे एक डेटा मिनट, जो है वो मुझे इस इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें मिल जाता है। मुझे सिंपल इसका एक एडवांटेज आप बता दो। तो सर, इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज फॉर्म। इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज फॉर्म, ये कलसूम मुझे बताएगी। कलसूम बुकटी, कलसूम मुझे बताएं इनका क्या फंक्शन है। कलसूम, मैं सुन रहा हूं आपको। सर बेसिकली आउटलाइन जो है वो स्केलेटन होता है, ऐसे जो है आउटलाइन पे बेस करता है, स्केलेटन होता है।
होता तो स्केलेटन है, मुझे इसका कोई एक एडवांटेज बता दें। सर ये हमें मैप बता देता है, एक तरह से मैप होता है कि आपका ऐसे जो है मैप आ गया बेटे, कोई मुझे इसका एडवांटेज आप बताएं, एडवांटेज बताने हैं, फवैद क्या है इसके। सर ये हमें प्रिसाइज नॉलेज देता है अबाउट ऐसे। ठीक है, मुझे उस्मा बताएगी, उस्मा यकूब। उस्मा आप बताएं कि ये सारी जो चीजें हैं, ये ग्राफ्स हैं, ये टेबल्स हैं, ये रिव्यूज हैं, ये एग्जेक्टिव समरी है, हम ये क्यों लिखते हैं? सर मुझे भी यही लगता है कि ये प्रिसाइज फॉर्म में हमें पता लग जाता है, और ग्राफ और टेबल से हमें बजाय पैराग्राफ पढ़ने के हमें सेकंड्स में पता लग जाता है कि ग्राफ में क्या बात एक्सप्लेन की होगी। ठीक है, अच्छा मुझे निशत तारिक बताएगी। जी निशत तारिक आप बताएं। अच्छा आपसे मेरा और क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द कॉमन फंक्शन ऑफ आउटलाइन इंट्रोडक्शन? आउटलाइन इंट्रोडक्शन के कॉमन फंक्शन क्या है? निशत तारिक मैं आपको सुन रहा हूं। निशत मैं आपको सुन रहा हूं जी। चले मुझे अली रजा बताएगा। अली रजा आप बताएं, व्हाट इज द कॉमन फंक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन इन आउटलाइन? इंट्रोडक्शन आउटलाइन जो है वो पूरे ऐसे का एक प्रिसाइज होता है, समरी टाइप के, कि ये ऐसे में क्या जो चीजें सारी डिस्कस हो रही है ना, कि ये चीजें ऐसे में डिस्कस की, यानी उसका वो। और उसके अलावा सर इंट्रोडक्शन भी वही है कि ऐसे ऐसे के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो पहले बताया जाता है। आउटलाइन में सारे ऐसे स्केलेटन होता है। यही बता दें फिर इनका कॉमन फंक्शन क्या है, इनकी दोनों की कॉमन चीज आपस में क्या है? सर कॉमन चीज ऐसे की प्रिसाइज वही, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, जब बताना कैसे में है क्या। ठीक है माय डियर सन, यू नो कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, दे ऑल हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, and their objective is that they have been used in order to reduce the time of your readers, to provide the information in brief method या brief manners। इन तमाम का एक ही फंक्शन है, और ये तमाम के तमाम इस वजह से लिखते हैं कि आपका जो रीडर है उसका टाइम जो है वो कम स्पेंड हो, मिनिमम टाइम के अंदर वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर सके। ये इन तमाम का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि चले ऑब्जेक्टिव तो सारों का एक ही है, ग्राफ का, टेबल का, तो क्या इसी तरीके से डियर सर इंट्रोडक्शन आउटलाइन का भी एक ही ऑब्जेक्टिव है कि दे बोथ प्रोवाइड द ओवरव्यू, दोनों ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका रीडर जो है उसका टाइम बच सके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये तमाम जो है इनको एक ही लिखने का अंदाज है? नो, एवरीवन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्राफ अपने मैनर में मैं इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा, माय डियर टेबल हैव इट्स ओन मेथड, एग्जेक्टिव समरी का अपना मेथड है। अगर हम मेथड पे बात करें तो डियर ये आपका जीडीपी ग्रोथ है। अब जब भी डियर ग्राफ में ये चीज कन्वे करेंगे तो दिस लुक लाइक दिस, मैं इसको टेबल नहीं कह सकता, इसको मैं डियर ये फॉर्मेट जो है ना इसको समरी नहीं कह सकता, मैं इसे चार्ट नहीं बोल सकता। तो हर एक का फॉर्मेट जो है ना वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये देखें ना, दिस इज चार्ट, वही बात जीडीपी ग्रोथ को अगर मैं चार्ट में कन्वे करेंगे तो दिस लुक लाइक दिस वन। मडेसन इसी बात को अगर मैं टेबल में कन्वे करूंगा तो दिस लुक लाइक दिस वन, और डेसन अगर मैं आउटलाइन में कन्वे करूंगा तो दिस लुक लाइक दिस वन। अब जरा दो तीन बातों का ध्यान रखना है। मैंने कहा कि आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है। मडेसन योर आउटलाइन इंट्रोडक्शन दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, और दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है that they both provide the overview, the summary of whole discussion
लेकिन इन दोनों में फॉर्मेट में फर्क है। क्या? आउटलाइन जो होती है वो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में लिखी जाती है। इंट्रोडक्शन जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है। आउटलाइन फ्रेजेस की फॉर्म में लिखी जाती है। किसकी फॉर्म में? और इंट्रोडक्शन जो है वो सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखा जाता है। आउटलाइन 100% समरी कन्वे करेगी और इंट्रोडक्शन पे ये लाजम नहीं है कि वो 100% समरी कन्वे करेगा। इंट्रोडक्शन बड़ा भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन छोटा भी हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। लेट मी माय डियर सन स्टार्ट विद आउटलाइन। हम आउटलाइन से स्टार्ट करते हैं ताकि पहले अपन थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लें। अच्छा, जब तक आपको किसी चीज के ऑब्जेक्टिव का नहीं पता होगा ना, तब तक वो चीज जो है वो नहीं कर सकते। जी नूर है आप? मैं सुन रहा हूं नूर, आप क्वेश्चन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, नेट की इशू की वजह से मेरी थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी, तो अगर आप थोड़ा सा समरी रिपीट कर दें इसकी जो आपने अभी लास्ट 5-10 मिनट्स में पढ़ाया है। बेटा मैं अभी क्लास स्टार्ट करने लगा हूं। ठीक है, थैंक यू सर। माय डियर सर, रिमेंबर वन थिंग, हम आज आउटलाइन पढ़ रहे हैं और आप समझें कि आपका एसे का मेजर पोर्शन जो है दैट इज कंसिस्टेंट ऑन आउटलाइन। मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूं। Meditation and outline always provide the overview of your whole essay. ये आपके पूरे के पूरे essay का एक ओवरव्यू देगा और your each and every paragraph must be reflected via your outline. आपका एक एक पैराग्राफ जो है ना वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होगा। Your each and every paragraph must be reflected via your outline. आपका एक एक पैराग्राफ जो है ना वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होगा। एक एक पैराग्राफ। अच्छा, याद रखें कि अगर आपने 20 पैराग्राफ लिखने हैं तो आपके 20 के 20 पैराग्राफ जो हैं वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होंगे। आपके 20 के 20 पैराग्राफ जो हैं वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होंगे। दूसरी बात, अगर किसी चीज का आपने अपनी आउटलाइन के अंदर जिक्र नहीं किया हुआ है, द सेम कैन नेवर बी रिटन इन योर एसे एज वेल, तो आप समझें कि ये आपके पूरे के पूरे एसे का 100% ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा। 100% का क्या मतलब है कि आपका एक एक सेंटेंस जो है, माय डियर सन, योर एवरी सेंटेंस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बाय योर आउटलाइन। आपका एक एक सेंटेंस जो है डियर सन वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होगा। एक एक सेंटेंस। अगर आपने किसी आर्गुमेंट का अपनी आउटलाइन में जिक्र नहीं किया है तो उसका जिक्र ऐसे में भी नहीं हो सकता। और इसी तरीके से अगर आपने अपनी किसी आर्गुमेंट्स का अपनी आउटलाइन में जिक्र किया है तो उसको ऐसे में 100% आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में बहुत एम्बिशियस किस्म की आउटलाइन बनाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आप हर आर्गुमेंट को डील नहीं करते हैं अगर अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, तो ये आप अपनी आउटलाइन के अंदर, तो ये आपका फेलियर होगा। मेडिसिन इट हैज फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। आपका एग्जामिनर बड़े जब भी आपकी आउटलाइन पढ़ेगा ना तो उसके माइंड में प्री ऑब्जेक्टिव मौजूद होंगे। वो आपकी आउटलाइन से ना चंद एक चीजें देखना चाहेगा। ये एग्जामिनर के पास चीजें मौजूद होती हैं कि आपकी जब भी आउटलाइन का स्टैंडर्ड है कि जब भी डियर आपकी आउटलाइन को मेजर किया जाएगा ना तो वो चंद एक स्टिक्स हैं उन पे मेजर किया जाएगा। मेडिसिन उसका सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव आउटलाइन का ये होता है कि आउटलाइन ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर रैंडम थॉट इन सम सीक्वेंस। और अगर आउटलाइन में भी अगर आप सीक्वेंस नहीं है, वैसे रैंडम ही चीजें हैं, तो फिर तो उसको हम आउटलाइन नहीं मानेंगे ना। मैंने कहा कि पहला ऑब्जेक्टिव ये है बेटे जो आपकी रैंडम चीजें पढ़ी हैं दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, सपोज करते हैं ना, हम टॉपिक एक ले लेते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक इशू एंड चैलेंज। मैं बेटे अभी आपको कहूँ ना, आप बगैर ब्रेनस्टॉर्मिंग के, बगैर आउटलाइन के लिखना शुरू कर लें तो आपकी जो थॉट्स का फ्लो होगा या आपका लिखने का जो अंदाज होगा, तो उसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होगा, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होगा।
इस वजह से आउटलाइन का बुनियादी फंक्शन ये है कि पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, रैंडम आइडियाज को किसी एक जगह लिखें, उसके बाद उनको एक सीक्वेंस, उनको एक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर क्या होता है बेटा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, देन कॉजेज होंगी, देन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, देन सॉल्यूशंस होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? Kadeshan, you are supposed to organize your random ideas and thought in some sequence, in some method, और वो सीक्वेंस और मेथड जो होगा दैट इज नोन एज आउटलाइन। दूसरा रेशन, इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये हमेशा आपके जो रैंडम आइडियाज होंगे उनको सेक्शन में डिवाइड करेगा। हमेशा हम आउटलाइन के 3 सेक्शन, अब याद रखें, हम इसको हेडिंग्स भी कहते हैं, हम इसे मेजर हेड्स भी बोलते हैं, कि हम हमेशा हमारी जो भी आउटलाइन होगी हम हमेशा उसको 3 मेजर हेड्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्या करेंगे, हम उसकी ना डिवीजन कर देंगे, हम उसके पार्ट्स बना देंगे, हम उसके सेक्शन बना देंगे, हम उसके मेजर हेड्स बना देंगे। वो कौन से हेड्स हैं? हमारे पहला हेड जो है हमने उसका नाम रखा हुआ था यूनिवर्सल हेड। देन मैं आगे बताता हूं यूनिवर्सल का क्या मतलब है। हमारा दूसरा हेड जो है मेन मेजर हेडिंग, मेजर पोर्शन, हम माय डियर फ्रेंड जो दूसरा मेजर हेडिंग या मेजर पोर्शन जो है ना, हम उसको हमेशा यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। सॉरी, पहले को यूनिवर्सल, दूसरे को प्राइमरी, और तीसरा जो मेजर पोर्शन है डियर फ्रेंड हम उसे सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। मैं आगे वजाहत करता हूं इसकी। तो हमने क्या करना है, हमने उसको हेड्स में, मेजर मार्कर के साथ हेडिंग में डिवाइड कर देना है। मैं अभी रैंडम बता रहा हूं कि मैंने पहले हेड का नाम यूनिवर्सल रखा है डियर फ्रेंड, दूसरे का नाम यूनिवर्सल का। पता है क्या मतलब है? यूनिवर्सल का मतलब है वो हेडिंग जो हर हिस्से में रिपीट होगी, वो हेडिंग जो हर हिस्से के अंदर डियर फ्रेंड रिपीट होगी, हम उसे यूनिवर्सल हेडिंग कहते हैं। ये हाशिम बताएगा। हाशिम, हाशिम आप बताएं कौन सी हेडिंग है जो हर हिस्से में रिपीट हो रही है? सर इंट्रोडक्शन की। जी, नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन एंड नंबर 2 इज कंक्लूजन। जी, वेरी गुड। इसके बाद जैसे वी हैव प्राइमरी हेडिंग। प्राइमरी वो होती हैं जो आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ ली है। अगर आर्गुमेंटेटिव होगा तो जो आपका स्टांस होगा वो प्राइमरी होगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो सपोज है ना, देखें ग्लोबलाइजेशन इट्स प्रोज एंड कॉन्स, तो प्रोज भी प्राइमरी हेडिंग है, कॉन्स भी प्राइमरी हेडिंग है। एंड वी हैव अगेन सेकेंडरी। सेकेंडरी वो चीज होती है जो आपके एग्जामिनर नहीं पूछी है, लेकिन अगर आपने उसको ऐड किया तो ऐसे को खूबसूरत बना देगी। हम दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हमेशा ना एक स्केलेटन बनाएगा, एक फॉर्मेट बनाएगा, और फॉर्मेट की क्या फॉर्मेशन होगी? यूनिवर्सल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। तीसरा ऑब्जेक्टिव जैसे हम आउटलाइन इस वजह से बनाते हैं कि दिस क्रिएट द फ्लो इन आवर राइटिंग, कि हमारी जो राइटिंग है उसके अंदर जैसे हमेशा ये फ्लो क्रिएट करता है। क्या करता है मेडिसन? ये हमेशा हमारी जो राइटिंग है, राइटिंग के अंदर फ्लो क्रिएट करता है। देखो ना, एक छोटी सी बात है, अगर आपने पहले आउटलाइन नहीं बनाई हुई है, अगर आपने मेडिसन पहले आउटलाइन नहीं बनाई हुई है, अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो ये बहुत चांसेस हैं कि हो सकता है आप अचानक लिखते लिखते रुक जाएं और आपके पास फ्लो ऑफ थॉट जो है वो खत्म हो जाए। कि आप जैसे अचानक लिखते लिखते बेटे रुक जाएंगे और आपको फ्लो ऑफ थॉट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। सो आउटलाइन इस वजह से भी लिखी जाती है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले कर लें, आप मटेरियल पहले इकट्ठा कर लें, देन जैसे वो मटेरियल जो है उसको आपने लिखना स्टार्ट करना है। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं आउटलाइन के। अच्छा, जैसे आउटलाइन बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। मैं सिंपल अभी नाम ले रहा हूं, इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हम एक को कहते हैं हेडिंग आउटलाइंस। हमने देखा होगा लोग हेडिंग्स बनाते हैं। और आपने कभी एक और चीज भी नोट की थी कि कुछ लोग जो है ना, जैसे उनके आउटलाइन में कोई हेडिंग नहीं होती, देयर वुड बी नो हेडिंग एट ऑल, उनकी हेडिंग होती ही नहीं है, वो सेंटेंसेस में आउटलाइन बनाते हैं। देयर आउटलाइन वुड बी कंसिस्टेड, बट उनकी आउटलाइन जो है वो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होगी। कुछ लोग हेडिंग आउटलाइन बनाते हैं
और इस कुछ लोग जो है वो सेंटेंसेस के आउटलाइन बनाते हैं। इस पे आगे बात करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, मैं एक दफा रिपीट करूंगा। मैंने कहा ये 100% ओवरव्यू देगा। अगर इसके अंदर कोई चीज लिखी है तो उसको ऐसे में जरूर लिखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, डेसेंट अगर इसके अंदर कोई चीज नहीं लिखी है तो उसको आप अपने ना तो इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो, ना बॉडी पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो, ना कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है कि ये सीक्वेंस क्रिएट करती है रैंडम आइडियाज का। सीक्वेंस इस तरीके से करती है कि सेक्शन में डिवाइड करती है। और तीसरा ये है कि डेसेंट ये आपको एक फीडबैक देती है, ये आपको मटेरियल देती है ताकि आपकी राइटिंग के अंदर फ्लुएंसी, आपकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस, आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो क्रिएट कर सके। फर्दर इसकी 2 किस्मों पे आगे हम बात करेंगे। ठीक हो गया जहां तक? माय डियर सन, वन मोर थिंग, दैट बोथ आर्गुमेंटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, अगर आपका चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, चाहे डियर सन आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, दे बोथ हैव देयर ओन वे ऑफ मेथड। आर्गुमेंटेटिव को हम अपने अंदाज से लिखेंगे और जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है उसको अपने अंदाज से लिखेंगे। मॉड्यूलेशन डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया कि अपने अंदाज से लिखा जाएगा और आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है उस इट हैज इट्स ओन मेथड एज वेल। दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि इनके इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ थे, इनकी आउटलाइन भी मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। मैं सबसे पहले मॉड्यूलेशन आपको डिस्क्रिप्टिव आउट स्टार्ट करूंगा। मॉड्यूलेशन डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन का जब एग्जामिनर को पेपर जाता है तो साथ उसको एक एसओपी भी जाता है, और ये आपका एसओपी है कि एक अच्छी आउटलाइन जो है इट हैज दिस एंड फ्यू रिक्वायरमेंट। आप एक अच्छी आउटलाइन जब भी लिखेंगे उसकी चंद एक कैरेक्टरिस्टिक है, या आप कह सकते हैं कि इट हैज फ्यू रिक्वायरमेंट, उसकी चंद एक रिक्वायरमेंट है। मैं रिक्वायरमेंट जानने से पहले अगर अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, देन आगे हम इसको आउटलाइन को डिटेल में पढ़ते हैं। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मॉड्यूलेशन, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये फीचर्स हैं, देयर आर 10 रिक्वायरमेंट, देयर आर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब भी डियसेंट आप अच्छी आउटलाइन लिखेंगे उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये नजर आनी चाहिए। इट हैज 10 रिक्वायरमेंट, या आप कह सकते हैं कि इट हैज 10 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि योर आउटलाइन शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव। यहां पे माय डियर स्टूडेंट, मेरा कॉम्प्रिहेंसिव तो मतलब ये है कि आपका एक एक पैराग्राफ आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर डियर आपने 20 पैराग्राफ लिखे हैं तो आपके 20 के 20 पैराग्राफ जो हैं वो तमाम के तमाम डियर आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपने माय डियर, मैंने आपको बताया कि जितने ही पैराग्राफ लिखे हैं तमाम के तमाम आपके जो पैराग्राफ हैं वो आपकी आउटलाइन जो है उससे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर वो तमाम के तमाम वहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका 100% मतलब यही है कि आपकी आउटलाइन जो है दैट इज फॉल्टी, दैट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। आपकी आउटलाइन फॉल्टी है, आपकी आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव है ही नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने चंद साल पहले, 2003-4 की बात है, ये एक ऐसे दिया था, को-एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। और बहुत से लोगों ने इसकी ये आउटलाइन बनाई थी। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, number 2 is merits, number 3 is demerits, and number 4 is conclusion. फरहा, आप जरा अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि do you think that this is reflecting the complete image or the comprehensive image of your whole essay? No, sir, it is not reflecting the whole comprehensive image of the essay. अच्छा, इस आउटलाइन को पढ़ के क्या फरहा आपको ये पता चल सकता है कि किस किस मेरिट का जिक्र किया गया है? No, sir, not at all. Dear son, बेटे आप believe me, आप अक्सर इस किस्म के आउटलाइन बनाते हैं which are so ambiguous, which are so general, which are so confusing as well. आप एग्जामिनर को, आपने तो अपना इमेज ही खराब कर दिया, आपने तो एग्जामिनर को इरिटेट कर दिया। तो हमने पहली रिक्वायरमेंट ये बताई है कि योर आउटलाइन शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव
आपकी आउटलाइन इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि आपका एक एक पैराग्राफ जो है वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपका डिस्टेंट एक एक पैराग्राफ, सो इन ऑर्डर, मैंने क्या कहा, ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बट इट शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव। इन ऑर्डर टू मेक दिस कॉम्प्रिहेंसिव, हम अपनी आउटलाइन को हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हम हमेशा इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला सेक्शन जो है हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल। आप समझे बेटे, हम उसे हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड दिस इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स, मेजर पोर्शंस में। और यहां पे एक और भी चीज मैं आपको बता दूं, जिस लम्हे आपने अपनी आउटलाइन के सही हेडिंग्स बना दिए, सही पोर्शन बना लिए, यकीन जाने बेटे आप समझे आपका आधा सीएसएस जो है उस दिन पास हो जाएगा। मैं ये समझता हूं आपके सीएसएस की 80% सक्सेस जो है वो आपकी हेडिंग्स पे डिपेंड करती है। जिस हेडिंग्स का मतलब ये है कि आपने अपने एसे को परसीव भी सही किया है, और जैसे ना आपने उसके जो पोर्शंस बनाए हैं, उसके हिस्से जो बनाए हैं, वो भी आपने सही बना दिए। इसको हम फोर द 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल डेसेंट हमने इस वजह से नाम की रखा है, तो यूनिवर्सल वो चीज होती है जो हर ऐसे में रिपीट हो जाए। और आपको पता है 2 ऐसी हेडिंग हैं जो हर ऐसे में रिपीट होंगी। वन इज इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज कंक्लूजन। अभी देखें, अभी सिर्फ हम हेडिंग सीख रहे हैं कि हाउ टू मेक द हेडिंग्स। तो मैंने कहा कि 2 हेडिंग तो बनी हुई हैं, और वो कौन सी हैं? वन इज इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज कंक्लूजन। उसके बाद यू आर सपोज टू मेक द प्राइमरी। लाजिम नहीं है प्राइमरी पहले आएगी, आपको पता है प्राइमरी में पहले भी पढ़ा चुका हूं। प्राइमरी वो पोर्शन होता है जो आपके एग्जामिनर ने डेलिबरेटली आपसे पूछा हुआ है। ये देख लेते हैं ना, पिछले साल ऐसे आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग एंड कार्स, तो 2 प्राइमरी हो गई, एंड लफ्ज मैंने यूज किया, 2 प्राइमरी हो गई। पहला है ब्लेसिंग और दूसरा है कार्स। पिछले साल ये ऐसे आया था, बड़े ऐसे आया था प्लेजर ऑफ रीडिंग। क्या आया था? प्लेजर ऑफ रीडिंग। तो अगेन आप बड़े गौर से कर सकते हो, प्लेजर ऑफ रीडिंग का मतलब ये है कि सिर्फ एक प्राइमरी है, और प्राइमरी के प्लेजर ऑफ रीडिंग, एडवांटेज ऑफ रीडिंग। ये एक भी हो सकती है मेडिसन, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती है। ठीक हो गया? मोस्टली या एक होती है या 2 होती है। दूसरी बात, मेडिसन इसके बाद यू आर सपोज टू मेक द सेकेंडरी हेडिंग। सेकेंडरी हेडिंग आर द हेडिंग व्हिच हैज नॉट बीन आस्क्ड बाय योर टीचर। ये वो हेडिंग्स होती हैं जो कभी भी आपका एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता। बट इफ यू ऐड एंड दैट सीम्स रेलेवेंट, अगर डिसेंट आप ऐड करते हो और वो आपको रेलेवेंट नजर आती है, बट इफ यू ऐड एंड दैट सीम्स रेलेवेंट, तो आप समझें आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन आप पे एक पाबंदी है, डिसेंट पाबंदी ये है कि कभी भी आप 2 से ज्यादा सेकेंडरी हेडिंग नहीं दे सकते। कभी कभार कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, कंडीशन हमारी 5 सेकेंडरी हेडिंग बन जाती हैं। यू आर नॉट सपोज टू ऐड मोर देन 2 सेकेंडरी, और कोशिश करें उसके अंदर एक सोल्यूशन होना चाहिए। अब देखते हैं, सपोज करते हैं बेटा ये एक टॉपिक है, मैंने आपको एक बार चीज बता रहा हूं कि जिस लम्हे डेसेंट आपने अपनी हेडिंग सही बना ली, जिस लम्हे आपकी हेडिंग ठीक हो गई, यकीन जाने बेटे उस दिन आप सीएसएस पास है आपका। सपोज करते हैं ये आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, अ रियल थ्रेट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज, अ रियल थ्रेट फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। आप इसकी हेडिंग गौर से पढ़ें और देखें कि क्या तमाम की तमाम इसकी प्राइमरी, इसकी यूनिवर्सल, प्राइमरी, सेकेंडरी हेडिंग सही बनी हुई है। अगर सही बनी हुई है तो आउट ऑफ 10 आपने मार्किंग देनी है। अगर बेटे आप समझते हैं कि ये सही हेडिंग बनी हुई है, तो आप मैक्सिमम 6 दे सकते हैं, 6 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10। और अगर आप समझते हैं ये बिल्कुल ही खराब बनी हुई है, ये इररिलेवेंट बनी हुई है, तो 0 मार्क्स भी आ सकते हैं।
जरा इसको आप गौर से पढ़ें और जरा कमेंट्स के अंदर आप इसकी मार्किंग लिखें कि आप इसको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स इन हेडिंग को देते हैं। क्या हेडिंग सही बनी हुई है तो ज्यादा नंबर आएंगे, सही नहीं बनी हुई है तो कम मार्क्स आएंगे। सो आप जरा इसकी मार्किंग करें। फिजा ने 8 दिए, महानूर ने 6 दिए हैं, बाकी लोग भी दे। आदिल ने, महानूर कासिम ने 1 दिया है। चलें, ठीक है मुझे जी। फिजा आपने इसको 8 नंबर दिए हैं आउट ऑफ 10, ऐसा ही है? यस सर। क्यों दिए हैं आपके नजदीक? अच्छा एक मिनट बेटा, इसकी प्राइमरी हेडिंग क्या है? सर प्राइमरी हेडिंग इसकी क्लाइमेट चेंज है, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट, ये जो पर्पल में लिखी हुई है दो, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक मिनट, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये प्राइमरी हेडिंग है? ओ नहीं सॉरी, सेकेंडरी है। सेकेंडरी है। प्राइमरी कहाँ पे है? प्राइमरी फर्स्ट है, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये प्राइमरी है। अच्छा, प्राइमरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटे? प्राइमरी का मतलब तो वो होता है वो चीज जो आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछी है, ऐसे ही है? ऐसे ही है फिजा? तो आपके एग्जामिनर ने आपसे कंसिक्वेंसेस पूछे हैं नहीं पूछे? यस सर। किधर पूछे? कॉन्सिक्वेंसेस पूछे। पूछे ऊपर ऐसे में बताएं कहाँ पे पूछे हैं उसने? सर क्लाइमेट चेंज अ रियल थ्रेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, क्या थ्रेट और कंसिक्वेंसेस एक ही चीज होते हैं? सर मैं ये कह रही हूँ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। तो आपने तो यहाँ पे सिर्फ लफ्ज कंसिक्वेंसेस लिखा हुआ था। यस सर। कंसिक्वेंसेस किसी भी चीज के पॉजिटिव भी हो सकते हैं नहीं हो सकते? जी सर। बड़े लफ्ज थ्रेट का मतलब, एक मिनट, थ्रेट का मतलब होता है खतरात, ऐसे ही है? जी सर। और कंसिक्वेंसेस का होता है असरात। असरात नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जी सर। तो ये तो फिर गलत बनी हुई है। लेकिन सर क्लाइमेट चेंज के अच्छे असरात क्या हो सकते हैं? नहीं, जब आपने लफ्ज हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट्स के लोग हैं, यहाँ पे बारिशें नहीं होती थी, अब वहां पे बारिशें होनी शुरू हो गई हैं। ओके सर। अच्छा, दूसरा, एक मिनट, दूसरा ये क्या जो सेकेंडरी हेडिंग बनी हुई है ये ठीक बनी हुई है? तो देखने में तो सही लग रही है। अच्छा, महानूर काज़म, आप जरा अपने आप को अनम्यूट करें। आपने 1 नंबर दिया है इसको, जी सर। क्यों दिया है? रीजन थोड़ी सी बता दें। सर क्योंकि मुझे थोड़ी सी इररेलेवेंट आउटलाइन लगी है, कैसे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले बताना चाहिए था हमें, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनानी है। पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना चाहिए था, फिर हमें क्या हेडिंग, एक मिनट, आप क्या हेडिंग बनाती? सर इंट्रोडक्शन के बाद या तो हम बताते हैं क्लाइमेट चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, इसकी कॉजेज। हेडिंग बना देना आप, हेडिंग क्या होती है? हेडिंग तो सर नहीं अभी समझ आ रही, जिस तरह फिर समझ हम अब उसके आ बाद नहीं रहे। नहीं सर, मतलब मैंने मार्क्स इसलिए दिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लगी, उसके अलावा कहीं थ्रेड्स का जिक्र नहीं है, और कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो है थ्रेड्स का मुझे सबसे ज्यादा हुआ है कि कहीं जब हेडिंग में थ्रेड अच्छा था एक मिनट, ये जो सेकेंडरी हेडिंग बनी हुई है ये ठीक बनी हुई है? ये नो वाली सर, ठीक है? सबसे पहले कॉजेज नहीं होने चाहिए क्यों, मेरे क्या ख्याल होना में। चाहिए? अम, चले, कासेस अगर सपोज करते हैं ये आ गई है तो ये हेडिंग वैसे ठीक बनी हुई है गलत बनी हुई है? सेकेंडरी ठीक है गलत है? सर ये नहीं समझ आ रही थी मुझे। ठीक है, मुझे बताएगा जी चीमा साहब आप बताएं मुझे, सिंपल जी इसका बता दें, ये सेकेंडरी हेडिंग सही बनी हुई है गलत बनी हुई है? सर इसमें कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आना था इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लाइमेट अकेला। बिल्कुल ठीक। माय डियर फ्रेंड, मैं इस आउटलाइन को 0 मार्क्स दूंगा। क्यों? पहली बात यह है, चलो यूनिवर्सल तो ठीक बन गई, ये तो हर बंदे ने वैसे ही ठीक बना देनी है। माय डियर फ्रेंड, आपने जो सेकंड हेडिंग बनाई है ये 100% गलत हेडिंग बनी हुई है। आपने हेडिंग क्या बनाई है? हमने हेडिंग बनाई है काजेज क्लाइमेट। क्या आपका टॉपिक क्लाइमेट है? क्या हम आपसे क्लाइमेट की काजेज पूछ रहे हैं? क्लाइमेट की काजेज और होती हैं क्लाइमेट चेंज की। तो पहली बात है, आपकी जो सेकंड हेडिंग बनी हुई है ये भी एब्सोल्युटली गलत बनी हुई है।
में से मेजॉरिटी ने इसको नोट ही नहीं किया। आप इसको 7 नंबर दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 7, 9 दे रहे हैं। एक स्टूडेंट ने तो 9 दिए। यार पहले थोड़ा सा पढ़ तो लो, पहले चीजों को देख तो लो। लिखा हुआ है, हेडिंग बनी हुई है काजेस ऑफ क्लाइमेट, और आपका टॉपिक है डियर स्टूडेंट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और चीज है, एंड क्लाइमेट इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट थिंग। दूसरी बात यह है कि हम लिखा है कंसीक्वेंसेस। कंसीक्वेंसेस किसी भी चीज के पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपके एग्जामिनर जब भी कोई लफ्ज यूज करता है ना अपने एसे के अंदर, यकीन जाने उस लफ्ज के पीछे पूरी एक फिलॉसफी होती है। अगर उसने थ्रेड का वर्ड यूज किया ना, यू हैव टू, आप खास तौर पे आपको अपनी आउटलाइन की जो हेडिंग्स बनानी है, कि आपकी आउटलाइन की जो हेडिंग्स हैं, माय डियर स्टूडेंट, हर सूरत में आपको इस लफ्ज को रिपीट करना होगा। हर सूरत में माय डियर स्टूडेंट आपका जो लफ्ज है आपको उसको रिपीट करना होगा। कि आपका जो सेंट्रल वर्ड है, की वर्ड है, माय डियर स्टूडेंट, उस लफ्ज को आपको हर सूरत में रिपीट करना होगा। अगर आप उस लफ्ज को रिपीट नहीं करेंगे ना, ये 100% चांसेस हैं कि आप डेविएट हो जाएंगे। देखो कंसीक्वेंसेस उसका सिनोनिम ही है, लेकिन हर लफ्ज 100% किसी भी लफ्ज का सिनोनिम हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। रिजल्ट हर लफ्ज, बेटे हर लफ्ज का सिनोनिम होता ही नहीं है। कोई भी लफ्ज किसी भी वर्ड का 100% ये मुमकिन ही नहीं है कि वो उसका सिनोनिम हो, वो नहीं होगा उसका सिनोनिम। तो इस वजह से आपको बहुत ख्याल से, खास तौर पे जब आपने हेडिंग्स बनानी है ना, डेफिनेट हेडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और चीज भी है बेटे, 2 से ज्यादा सेकेंडरी आप बना ही नहीं सकते। कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जिनकी 5-5 सेकेंडरी हेडिंग आती है। अगर देखो ना 5 आपने सेकेंडरी बना दी, एक प्राइमरी हो, तो फिर तो आपका फोकस जो है वो प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें, ये एक और ऐसे है, जरा इसकी भी मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, जरा इसकी हेडिंग भी आप गौर से पढ़ें और देन इसको भी स्कोर दें कि इसको आप कितने देंगे। लिखें, तमाम लोग गौर से पढ़नी है पहले। सो मैनी पीपल दे आर अवॉइडिंग 0 मार्क्स। और यस, इसको मैं 0 मार्क्स ही दूंगा क्योंकि आपसे टॉपिक पूछा गया क्लासरूम डिसाइड, और हमने क्लासरूम को छोड़ दिया है। हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव चल पड़े और हम एजुकेशन पे लिख रहे हैं। हमने लफ्ज जो क्लासरूम है, हमने लफ्ज क्लासरूम को छोड़ दिया है और हम एक नई रास्ते पे चल पड़े हैं। और वो रास्ता जो है वो क्लासरूम का रास्ता नहीं है, बल्कि हम एजुकेशन की तरफ चल पड़े हैं। मैंने आपको बताया, देखो बातें ऑलमोस्ट आपने सेम ही लिखनी होंगी, बातें आपकी जैसे ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, लेकिन याद रखें बेटे, बातें ऑलमोस्ट आपने सेम ही लिखनी है। लेकिन बात ये है कि आपको वो लफ्ज 100% रिपीट करना पड़ेगा जो आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। 100% वो लफ्ज जो है वो आपको रिपीट करना पड़ेगा जो आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक और चीज का खास ख्याल रखना है, इस आउटलाइन को गौर से पढ़ें और इसमें बताएं कि कौन सी हेडिंग प्राइमरी है, कौन सी यूनिवर्सल है, कौन सी सेकेंडरी है, और क्या जो सेकेंडरी हेडिंग है वो 2 से ज्यादा तो नहीं हो गई हैं। अगर वो 2 से ज्यादा हैं तो फिर आपको इसको दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा और 2 से ज्यादा जितनी भी सेकेंडरी हेडिंग है वो सारी की सारी आपको निकालनी पड़ेंगी। इसकी सिर्फ हेडिंग जरा गौर से दोबारा पढ़े, जिनका कलर चेंज हुआ है ये हेडिंग्स है, और फिर डिसाइड करें, अपनी नोटबुक पे लिखें इनको और फिर डिसाइड करें। मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है
और आया अगर प्राइमरी 2 से ज्यादा हो गई हैं तो आप किस किस प्राइमरी को बीच में स्किप करेंगे। अगर हम इतनी ज्यादा सेकेंडरी लिखेंगे ना तो डियर हमारे एसे का जो फोकस है वो रेलिवेंट से इररेलिवेंट की तरफ मूव हो जाएगा। गौर से पढ़ें, लिख लें, पहले इसको लिखें अपनी नोटबुक पे कि यार ये जो है प्राइमरी है। अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा आदल, इसमें मुझे बताएं सेकेंडरी हेडिंग कौन कौन सी हैं? सर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट मैं निशान लगाता जाता हूँ। एक ये है सेकेंडरी। जी सर। और सर और मेरे ख्याल से ओरिजिन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी हो सकती है। ठीक है, ये भी है। कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू डिपेंडेंट स्टेट्स भी है सर। ये भी सेकेंडरी हो गई। बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट वन सॉल्यूशंस टू गेट स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये भी सेकेंडरी हो गई। तो कितनी सेकेंडरी हो गई सर? 4। और मैंने कितनी की इजाजत दी है सर? 2 इज अलाउड सर। अच्छा 2। तो इनमें से फिर आप बेटे थोड़ा सा इसका एनालिसिस करो। इन 4 में से कौन कौन से 2 जो आप समझते हैं कि लीस्ट रेलिवेंट है, वो कौन कौन सी हैं? उनको किस किस को आप निकालना चाहोगे? ओरिजिन ऑफ इंडिपेंडेंस इज नॉट रेलेवेंट सर, आई थिंक। आप इसको निकाल देंगे, ठीक है, जी गुड। सर। इसके अलावा सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक को निकालेंगे या कंसीक्वेंसेस को निकालेंगे? सर जी सर, कॉन्सिक्वेंसेस को निकाल सकते हैं। बड़े कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ी सी लीस्ट इररिलेवेंट नहीं है, वो जी रेलिवेंट सर, है। बिल्कुल ठीक है। जैसे जब मैंने 2011 में सीएसएस दिया था तो ये आउटलाइन आई थी, यही ऐसे आया था, मैंने इसी ऐसे को लिखा था। मैंने ना तो ओरिजिन लिखा था और ना ही कंसीक्वेंसेस लिखे थे। तो डेसन सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा था, वो यूनिवर्सल था। देन कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, वो सेकेंडरी था। उससे मेरा थोड़ा सा केस बिल्ड हो गया। उसके बाद डेसन मैंने हर्डल्स लिखी, प्राइमरी था। उसके बाद मैंने सोल्यूशन लिखे और एंड पे डेसन में कंक्लूजन की तरफ मूव कर गया। तो रिमेंबर डेसन, कभी भी 2 से ज्यादा आपने सेकेंडरी हेडिंग नहीं देनी। 2 चीजें हो गई। जी नूर बताएं। हेलो सर। सर अगर हम एक प्राइमरी और 2 सेकेंडरी हेडिंग्स लिखेंगे तो ये अबाउट 13 हेडिंग्स बनती है, मेन हेडिंग्स। तो सर ये 3 हेडिंग्स बनेगी अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ठीक है सर, तो ये हम 1500 to 2000 वर्ड्स पे एक्सपेंड कर सकेंगे फिर? तो देखें ना बेटे, ये तो हेडिंग बनाई है, इनके नीचे आर्गुमेंट्स नहीं लिखोगे। मतलब ऊपर हेडिंग बनाई है काज ऑफ टेररिज्म, उसके नीचे आर्गुमेंट्स नहीं आएंगे। जो आपका पैराग्राफ होता है वो आर्गुमेंट्स पे होता है, हेडिंग पे तो पैराग्राफ होता नहीं है। ओके सर। सर तो फिर हमें आर्गुमेंट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, यानी बेसिकली जी बिल्कुल। जी बेटे आपके नंबर, वो आर्गुमेंट्स पे आगे मैं जा रहा हूँ कैसे बनाने हैं। जी जी ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये पढ़ी कि इट मस्ट बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। एक चीज हमने दूसरी ये पढ़ा कि इट मस्ट बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग। और इसको हमने डिवाइड किया। हमने पहले का नाम यूनिवर्सल रखा, हमने दूसरे का नाम प्राइमरी रखा, और हमारा तीसरे का नाम हमने सेकेंडरी रखा। कि यूनिवर्सल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। तीसरी रिक्वायरमेंट तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एग्जामिनर ऐसे के अंदर जो भी वर्ड यूज करता है उसके पीछे फिलॉसफी होती है। और खास तौर पे जब आप अपनी हेडिंग्स लिखेंगे, आपको उस लफ्ज को हर सूरत में अपनी हेडिंग्स के अंदर रिपीट करना होगा। अगर आप बेटे उस लफ्ज को रिपीट नहीं करेंगे तो ये बड़े फेयर चांसेस हैं कि आप अपने ऐसे जो है उसे डेविएट हो जाएंगे रादर देन रेलिवेंट लिखने के। आप बहुत सी ऐसी चीज लिख देंगे जो इररेलेवेंट होंगी, वो रेलिवेंट होंगी ही नहीं। देखे ना, इसमें हमारे ऐसे में यही हुआ। अब बहुत से लोगों ने जब हमने लिखा तो हमने क्या यूज किया, कंसीक्वेंसेस। हम जब फ्लो में लिख रहे होते हैं फिर कंसीक्वेंसेस का हम नहीं ख्याल रखते कि नेगेटिव पॉजिटिव का। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्लासरूम का लफ्ज लिखा, हमने क्लासरूम के लफ्ज को छोड़ दिया और हम एक नए रास्ते पे चल पड़े। तो ये आप पे एक रिक्वायरमेंट है आपकी आउटलाइन की। आपके एग्जामिनर ने आप जो लफ्ज यूज किया है वो आपके लिए यूज करना लाजिम है आप पे।
द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि योर एवरी हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम पता है क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं मतलब टॉपिक आएगा पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इशू एंड चैलेंज, और हम हेडिंग बनाएंगे इश्यूज। यार किस चीज की इश्यूज? फिर क्या आप एग्जामिनर के साथ बैठे होंगे, आप उसको कान में बताएंगे सर इस चीज की इश्यूज, सर इस चीज की इश्यूज? देखो डियर स्टूडेंट, आपने वो 3000 अल्फाज भी पूरे करने होते हैं। तो इस वजह से कभी भी आपकी हेडिंग जो होती है ना, वो सिंगल वर्ड की नहीं हो सकती। हम हेडिंग बनाते हैं मेरिट, किस चीज की मेरिट्स? आपकी हर हेडिंग का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, और कोशिश करें डियर फ्रेंड वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। मीन कि आपकी हेडिंग को पढ़ के मुझे अंदाजा हो जाए आप किस चीज की बात कर रहे हो, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने के साथ साथ डियर फ्रेंड हमेशा कोशिश करें वो फ्रेज में लिखें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा डियर फ्रेंड चांसेस होंगे कि आप पास हो सकें। देखो आपका काम है, यू आर सपोज टू फैसिलिटेट योर एग्जामिनर, बट आपने अपना जो भी एग्जामिनर है उसे फैसिलिटेट करना है। कैसे फैसिलिटेट होगा? अगर आपकी चीजें जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी। अगर जैसे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, अगर बार बार उसको समझ वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, अगर आप बार बार आपको समझाना पड़ रहा है मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है, यकीन जाने डियर स्टूडेंट आपको आपका एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं देगा, कभी भी नंबर नहीं देगा। नेक्स्ट ये कि हम हमेशा अपनी आउटलाइन में, आपको पता है एक गलती के पीछे एक नंबर कटता है। एक गलती आपने किया ना तो आपके एक नंबर कट जाएगा। हमारी ये गलतियों को कोटा जो है ना, ये हम सारे का सारा अपनी आउटलाइन में पूरा कर देते हैं। हम आउटलाइन में इतनी गलतियां ग्रामेटिकली करती हैं, और ग्रामेटिकली से ज्यादा जैसा हम पंक्चुएशन की इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं कि आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। आपके एग्जामिनर को आगे पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह आप इतनी गलतियां कर देते हो कि आप इतनी गलतियां कर देते हो डियर स्टूडेंट, फिर एग्जामिनर जो है ना उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चीजों की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उसे पढ़ने की। देखो पहली बात कि जब भी आपने हेडिंग्स लिखनी है, क्या लिखनी है? आउटलाइन में हेडिंग्स आएंगी ना, आप उसे हेडिंग भी कह सकते हो, आप उसे सब हेडिंग भी कह सकते हो, आप जो भी कह लो। ये कि टाइटल टॉपिक ऑफ एसे को कहते हैं, नीचे इंट्रोडक्शन, काजेस, कंसीक्वेंसेस। बट इसमें कभी कुछ लोग इसे हेडिंग कहते हैं, कुछ इसे सब हेडिंग्स कहते हैं। दिस इज योर चॉइस। आप इसके लिए लफ्ज टाइटल यूज कर लो, आप इसके लिए हेडिंग यूज कर लो, आप इसके लिए सब हेडिंग यूज कर लो। और डेस्टेंट आप जब भी हेडिंग लिखोगे, सब हेडिंग लिखोगे, उसका तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो है ना, उसका स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से होगा। के का कैपिटलाइज हमने के से किया, सिर्फ पहला लेटर। फीचर का एफ हमने कैपिटलाइज किया, आफ का ओ कैपिटलाइज नहीं किया हमने, डेस्टेंट ए कैपिटलाइज नहीं किया, गुड का जी कैपिटलाइज किया हमने, और आउटलाइन का ओ हमने कैपिटलाइज किया। मैंने कहा तमाम के तमाम लफ्जों को आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, एक्सेप्ट हो किसको नहीं लिखेंगे? प्रीपोजिशन को नहीं लिखोगे, आर्टिकल्स को नहीं लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखोगे, प्रोनाउन को नहीं लिखोगे, और कंजंक्शन को नहीं लिखोगे। इसके अलावा डियर आपके तमाम के तमाम लफ्ज जो हैं दे मस्ट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर। आपके तमाम के तमाम अल्फाज कैपिटल लेटर से लिखे होने चाहिए। किसको नहीं लिखना? प्रीपोजिशन को नहीं लिखना, आर्टिकल्स को नहीं लिखना, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखना, प्रोनाउन को नहीं लिखना, कंजंक्शन को नहीं लिखना। इसके अलावा आपके जितने भी अल्फाज आएंगे दे मस्ट बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर, उनको कैपिटल लेटर से लिखना होना चाहिए। अब मेरे आपसे चंद एक क्वेश्चन है। मेरा डेसेंट आपसे पहला क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन एक दफा कर लेता हूं फिर पूछ, क्या ये जो आपका टाइटल था ये वाला, इसके इर्द गिर्द मैंने इन्वर्टेड कामास लगा दिए हैं? क्या, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये मैंने इन्वर्टेड कामास सही लगाए हैं, गलत लगाए हैं? पहला क्वेश्चन ये है मेरा।
मरियसन दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो इंट्रोडक्शन के बाद ये फुल स्टॉप दिया है, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब लिखते जाएं क्वेश्चन नंबर 2 Q2 करके उसका जवाब लिखते जाएं। Q2 लिखें यस या नो में, 2 लिख के यस या नो में ये फुल स्टॉप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खाली 2 करके यस नो लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 मडिसन, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये है कि ये सावरन का एस जो है ये कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। यहां पे देखें मैंने इंडिपेंडेंट का आई कैपिटल लिखा है और सर यहां पे मैंने इंडिपेंडेंट का आई जो है ये स्मॉल में लिखा है। तो क्या इंडिपेंडेंट का आई कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में? और आगे जाके अगेन मैंने कैपिटल कर दिया है। ये चंद क्वेश्चंस है मेरे आपसे। बस ठीक है, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप, बस ठीक है, आप चैट में अभी छोड़ दें। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना और यकीन जाने बड़े आपकी यही गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, इन पे काम कर लो, फिर आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। पहली बात मडिसन, जो मैंने सबसे पहले इन्वर्टेड कामास लिखे हैं, मैं कभी भी ये इन्वर्टेड कामास नहीं लिख सकता। आई एम नॉट सपोज टू राइट दिस वन। मैं कभी भी ये इन्वर्टेड कामास नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिखूंगा ये इन्वर्टेड कामास। मैं कभी भी ये इन्वर्टेड कामास जो है ये नहीं लिख सकता। मैं क्यों नहीं लिखूंगा इन्वर्टेड कामास? मैं इस वजह से नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा इन्वर्टेड कामास का फंक्शन ये है कि हम उस वक्त इन्वर्टेड कामास लिखते हैं व्हेन आई एम सपोज टू कोट समवन। ये क्या कोटेशन है किसी की? और जब स्टूडेंट से पूछा जाए क्यों लिखा है तो उनका जवाब होता है सर हमने इसको इस वजह से कैपिटल लेटर से लिखा है ताकि हम इसको हाईलाइट कर सकें। अगर आपने किसी चीज को हाईलाइट करना होता ना तो वो पेयर इन्वर्टेड कामा से नहीं होता। किसी चीज को अगर हाईलाइट करना है तो उसके 2-3 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि उसका कलर चेंज करो। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप उसका कलर नहीं चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करो। तीसरा मेथड ये है जैसे उसको मार्कर से लिखो। तो इन्वर्टेड कामास के ये काम नहीं है। अब आते फुल स्टॉप है और यकीन जाने आपकी सबसे ज्यादा गलती जो है ना वो फुल स्टॉप की है। अब जरा गौर से सुनना बेटा, फुल स्टॉप का रूल नंबर 1 ये है कि फुल स्टॉप उस वक्त आएगा व्हेन दिस वुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस। कभी भी सिंगल वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप नहीं आ सकता। तो ये इंट्रोडक्शन के बाद तो फुल स्टॉप कभी भी नहीं आएगा। आप समझें, आपने इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी चीज नहीं लिखनी होती। अगर लिखना चाहते हैं तो सेमीकोलन आ सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं आ सकता। तो पहला माय डियर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट हमारी ये हुई, डियर स्टूडेंट हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये हुई कि सिंगल वर्ड के बाद कभी भी हम किसी भी तौर पे फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते। वी आर नॉट सपोज टू यूज द फुल स्टॉप। हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं यूज करेंगे सिंगल वर्ड्स के बाद। क्या आपका जो सिंगल वर्ड होगा हम उसके बाद तो किसी भी सूरत में फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, इवन डियर स्टूडेंट यहां पे देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ की रीजन। इसके एंड पे भी फुल स्टॉप नहीं आएगा। देखो ना, मैंने आपको बताया था सिर्फ सेंटेंस के बाद, लेकिन कभी कभार ये सेंटेंस के बाद भी नहीं आता। और वो क्या है बेटा, फुल स्टॉप की 2 जगह होती हैं। एक फुल स्टॉप होता है इनिशियल फुल स्टॉप, मीन कि यहां पे देखे ना मैंने पहले फुल स्टॉप दे दिया है। अगर जब मैं चीजों को बुलेट में लिख रहा हूं, पॉइंट्स में लिख रहा हूं, अगर मैंने उसके शुरू में फुल स्टॉप दे दिया है तो उसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। ये देखें, ये आखिरी सोल्यूशन वाला, यहां पे देखें मैंने फुल स्टॉप दे दिया है। जब डेसर फुल स्टॉप दे दिया है तो एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं ऐसे लिखता सर ये 1 के बाद मैं फुल स्टॉप ना देता, मैं एस से ब्रैकेट लिख देता। मैं 1 लिखा है, 1 के बाद मैं डैश दे देता तो फिर एंड पे फुल स्टॉप आ सकता था। डेसन फुल स्टॉप कभी कभार सेंटेंस के एंड पे भी नहीं आता, और सेंटेंस के एंड पे उस वक्त सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। और से सुन लें मार्टिसन, उस वक्त तो इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा जब आप
एक सेंटेंस लिख रहे हो, बुलेट फॉर्म में लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, और आपने अगर इसके शुरू में फुल स्टॉप दे दिया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लिखा है या ए लिखा है, ए लिखा है इधर फुल स्टॉप दे दिया है, 1 लिखा है इधर फुल स्टॉप दिया है, फिर एंड वाला फुल स्टॉप नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 1 के बाद ब्रैकेट डाल दिया है, 1 के बाद डैश दे दी है, तो फिर बेशक एंड पे आएगा। तो 2 मैंने फुल स्टॉप के रूल आपको बताए हैं। रूल नंबर 1 कि ये हमेशा सिंगल वर्ड के बाद, फ्रेजेस के बाद कभी भी नहीं आ सकता। ये तब आएगा व्हेन देयर वुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस। उससे पहले कंप्लीट सेंटेंस को होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस का होना जो है वो जरूरी है, एक चीज। दूसरी बात, कभी कभार माय डियर फ्रेंड, बेशक वो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, कि कभी कभार जैसे अगर वो आपका कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया, हम इसको कहते हैं इनिशियल फुल स्टॉप, तो फिर उसके एंड पे कभी भी आप फुल स्टॉप नहीं डालोगे। क्लियर होगा? फुल स्टॉप के मतलब अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं आपका जवाब दे देता हूं। और यकीन जाने आपकी सबसे ज्यादा गलती इसी फुल स्टॉप की होती है। फरा मैंने ये बताया है, पहली बात ये बताई है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये फ्रेजेस के एंड पे नहीं आएगा, ये सिंगल वर्ड के एंड पे नहीं आएगा, ये कंप्लीट सेंटेंस पे एंड आएगा। और कभी कभार सेंटेंस के अगर चीजों का बुलेट्स में लिख रहे हो, 1 2 3 में लिख रहे हो, अगर उसके शुरू में इनिशियल फुल स्टॉप आ गया 1 के बाद, तो फिर एंड पे फुल स्टॉप नहीं आता। ये 2 चीजें मैंने बताई हैं। अब आ जाते हैं डियर, कब आप चीजों को कैपिटलाइज करेंगे और कब चीजों को स्मॉल लिखेंगे। रूल इज सो सिंपल, बट मैंने आपको रूल्स ये बताया है कि जब भी आप हेडिंग्स लिखोगे, क्या लिखोगे आप डियर, हेडिंग्स लिखोगे, टाइटल्स लिखोगे, सब हेडिंग्स लिखोगे, ये देखो ना, ये जो है ना, ये आप इसको, हम टाइटल भी बोलते हैं इसी को, हम टॉपिक भी इसी को बोलते हैं, हम हेडिंग भी इसी को बोलते हैं। जो टॉपिक ऑफ ऐसे होता है उसको हेडिंग बोलते हैं। और जैसे नीचे जो मार्कर के साथ लिखते हैं ना, हम इनको सब हेडिंग्स बोलते हैं। ये सब हेडिंग है, ये सारी की सारी सब हेडिंग्स है। रूल ये है, और ये जो ब्लैक के साथ लिखे हुए हैं ये आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि हर आर्गुमेंट पे आपको एक नया पैराग्राफ लिखना होता है। ठीक होगा? डेसन रूल हमारा ये है कि जब भी आप हेडिंग्स लिखेंगे, आप सब हेडिंग्स लिखेंगे। डेसन जब भी आप हेडिंग्स लिखेंगे, आप सब हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग सब हेडिंग के अंदर तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। लेकिन ये रूल आर्गुमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। ये देखें ना, मैंने सावरन का एस कैपिटलाइज कर दिया, ये गलत है, ये स्मॉल होना चाहिए। मैंने जहां पे इंडिपेंडेंट का आई कैपिटल कर दिया, ये भी गलत है, ये भी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये आर्गुमेंट है। यहां पे देखें ना, इंडिपेंडेंट का आई मैंने स्मॉल कर दिया, ये कैपिटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग है। दरअसल रूल मैंने आपको ये बताया, क्या मेडिसन आपको रूल मैंने ये बताया कि जब भी आप हेडिंग्स लिखोगे, जब भी डियर आप सब हेडिंग्स लिखोगे, तो आपके तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखने चाहिए। एक्सेप्ट क्या नहीं लिखना चाहिए? प्रीपोजिशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होने चाहिए, प्रोनाउन नहीं होने चाहिए, और कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको सेंटेंस की बताई, सिंगल वर्ड के बाद, फ्रेज के बाद कभी भी सेंटेंस नहीं आ सकता। सेंटेंस आएगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा, लेकिन कभी कभार कंप्लीट सेंटेंस के बाद भी नहीं आता। उस सूरत में नहीं आता जैसे अगर वो कंप्लीट सेंटेंस जो है, क्या मारिया, अगर वो कंप्लीट सेंटेंस जो है, अगर उसके शुरू में फुल स्टॉप आ गए, तो उसके बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं आता। ठीक हो गया? हमने 5 चीजें पढ़ी हैं। अभी आपको 5 मिनट की ब्रेक है, क्लास नहीं छोड़नी, बस 5 मिनट इधर ही बैठ कर रिलैक्स कर ले। इसके बाद ये अगली चीज, क्योंकि आगे आगे ना हमने बहुत अहम चीजें पढ़नी है, अगली चीजें मैं 5 मिनट बाद पढ़ाता हूँ। पोर्शन पे बात करते हैं, और शायद मेरा ख्याल है अहम बात भी अब हम करेंगे
कि जिसमें आपने अपनी हेडिंग्स बना ली, आपने बुनियादी तौर पे एक ढांचा सा जो है, जो स्केलेटन सा है जैसे, वो आपने बना लिया, ठीक है। और यही स्केलेटन जो है, या इसको हम हेडिंग कहते हैं, मेडिसन, ये ही हमेशा आपके एसे में डिसाइड करते हैं कि आपके कितने नंबर आने चाहिए, हमेशा यही डिसाइड करते हैं। अच्छा, जब ये डिसेंट आपने बना लिया है ना, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन, मेजर पोर्शन ये शुरू होगा कि आपने जितनी भी हेडिंग लिखी हैं कि डिसेंट, उनके नीचे हमेशा आप आर्गुमेंट्स लिखोगे। आपकी जितने भी हेडिंग हैं उनके नीचे आपने आर्गुमेंट्स लिखते हैं, और बुनियादी तौर पे आपके जो आर्गुमेंट्स होते हैं, हर आर्गुमेंट पे अलग पैराग्राफ बनाया जाता है। मसलन ये एक शेप से मैं बता, ये डिसेंट आपका जब भी आप ऐसे लिखोगे ना बेटे, ये उसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, और 90% वो लोग होते हैं जो इंट्रोडक्शन के नीचे आर्गुमेंट्स नहीं लिखते, इंट्रोडक्शन को फर्दर डिवाइड नहीं करते। बेटे अगर आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं करोगे तो मुझे बताएं, आपकी आउटलाइन को पढ़ के क्या आपका एग्जामिनर इस चीज को गैस कर सकता है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन जो है, एसे के इंट्रोडक्शन, उसका आगाज कैसे किया था। जैसे जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं, जो भी इमेजिनेटिव होते हैं, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा इंट्रोडक्शन के नीचे 3 पॉइंट्स लिखते हैं। पहला वही जर्नल स्टेटमेंट कि आपने अगर अपने एसे का किसी कोटेशन से स्टार्ट किया है तो कोटेशन का क्रक्स एज अ जनरल स्टेटमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, बड़े आपका एसे है डेमोक्रेसी पे, और आपने इब्राहिम लिंकन की कोटेशन से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे जो जनरल स्टेटमेंट आपकी आउटलाइन में आएगी, आप यहाँ पे उसका क्रक्स लिखोगे, और आप ये लिख सकते हो, डेमोक्रेसी इन द आईज ऑफ इब्राहिम लिंकन। जैसे अगर टेररिज्म का ऐसे और आपने स्टोरी से स्टार्ट किया, वो आपकी एपीएस पेशावर वाली स्टोरी है, तो जनरल स्टेटमेंट में आपकी स्टोरी का जिक्र होगा, आप लिखोगे एपीएस इंसिडेंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट का, मीन कि भाई जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज टेररिज्म, और इसका तीसरा पॉइंट जो होता है ना, वो हमेशा थीसिस स्टेटमेंट होता है। इसके नीचे हमेशा 3 पॉइंट्स आएंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। और याद रखें वन मोर थिंग्स, बेटे इन पे कोई अलग बॉडी पैराग्राफ नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे आपके एसे के इंट्रोडक्शन जो है उसको बताते हैं कि यार इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी क्या 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 चीजें, इन पे अलग पैराग्राफ नहीं होता। पैराग्राफ जो होता है वो पहली, उसके बाद आपकी जो भी प्राइमरी हेडिंग होगी वो लिखोगे, और उसके नीचे आर्गुमेंट्स लिखोगे, आर्गुमेंट नंबर 1, आर्गुमेंट नंबर 2, आर्गुमेंट्स नंबर 3, आर्गुमेंट नंबर 4। इसी तरीके से अगेन आप प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हेडिंग बनाओ। ये फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एसे है, मेडिसन एसे आपका है, टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेस एंड कंसीक्वेंसेस। गौर से पढ़ूं तो मेरी 2 प्राइमरी हैं, मेरी पहली प्राइमरी कॉजेस है और दूसरी प्राइमरी मेरी कंसीक्वेंसेस है। मैंने अगेन डियोसन सबसे पहली हेडिंग दी इंट्रोडक्शन की, मार्कर के साथ लिखा। मैं डियोसन इसके साथ ABC भी लिख सकता हूं, मैं इसके साथ 1 2 3 भी लिख सकता हूं, ये मैं एरो भी बना सकता हूं, मैं बुलेट भी बना सकता हूं। ज्यादा मुनासिब ये है कि ये जो मेजर हेडिंग होती हैं इनके साथ ABC लिखें। यहां पे मैंने A लिखा, और बताया मैंने इंट्रोडक्शन के नीचे हमेशा 3 पॉइंट्स आएंगे। पहला जनरल स्टेटमेंट, इसका मतलब यह है कि इस एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब यह है कि बड़े हमने इस एसे का स्टार्ट एवोल्यूशन से ही करेंगे। हम कहेंगे कि इंसानी मुआशरे का इर्तिका हुआ हजरत आदम से, इकट्ठे रहे, लेकिन बाद में ग्रीड या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हुए। जब कन्फ्लिक्ट पैदा हुए तो चंद लोगों ने दूसरे लोगों के खिलाफ फोर्स का यूज किया, और जो फोर्स का यूज है इसको हम लिखा व्हाट इज टेररिज्म। और तीसरा पॉइंट, आप पूरी थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखोगे मेडिसन, खाली आप लफ्ज थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, क्योंकि बेटे इस लफ्ज थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है, खाली लफ्ज लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके इंट्रोडक्शन के एंड पे हमेशा थीसिस आएगा। कि आपके इंट्रोडक्शन आप जब भी लिखोगे जैसे तो उसका जो आखिरी पॉइंट होगा वो थीसिस होगा। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी प्राइमरी हेडिंग बनाई। देखो ना, अगर सपोज करते हैं
बट आपने 20 पैराग्राफ लिखने हैं तो आपकी प्राइमरी के नीचे आर्गुमेंट ज्यादा होनी चाहिए। मसलन इसमें काजेस भी प्राइमरी होगा, कंसिक्वेंसेस भी प्राइमरी होगा, सोल्यूशन सेकेंडरी होगा। तो मैं अरेंजमेंट ये करूंगा कि मैं 8 या 7 काजेस लिखूंगा, 8 या 7 कंसिक्वेंसेस लिखूंगा, 3 या 4 में सोल्यूशन लिखूंगा। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखा पुअर लॉ एंड ऑर्डर। देखो बेटे, आउटलाइन लंबी करने के 2 तरीके होते हैं। हमेशा आपको ना आपका एग्जामिनर या किसी से भी मिलेंगे ना, वो कहेंगे योर आउटलाइन शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव। आपकी आउटलाइन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होनी जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, आप 20 काजेस लिख दो, 20 कंसिक्वेंसेस लिख दो, 20 सोल्यूशन, आउटलाइन तो बहुत लंबी बन जाएगी। ये तो 60 आर्गुमेंट्स, क्या 60 आर्गुमेंट पे पैराग्राफ भी लिख लोगे? नहीं बेटे, नहीं लिख सकोगे 60 पे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जितने भी आर्गुमेंट हैं उनके नीचे सब आर्गुमेंट्स लिखो। सब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? बुनियादी तौर पे आपके पैराग्राफ के अंदर जो आप एग्जांपल देते हैं, फैक्ट्स फिगर देते हैं, वो इधर ही लिख दो, आपका एग्जामिनर फैसिलिटेटेड हो जाएगा। ये देखें, मिसाल के तौर पे हमारी पहली आर्गुमेंट है, हम लिखा पुअर लॉ एंड ऑर्डर। आगे मैंने सेमीकोलन लिखा, सेमीकोलन होता है फॉर एग्जांपल। नीचे डिसेंट इसके मैंने सब आर्गुमेंट्स भी लिख लिए कि मैंने लिखा सिचुएशन इन फॉर्टन इंसर्जेंसी इन बलोचिस्तान। इन पे अलग पैराग्राफ नहीं होगा, ये मेरे उसी पैराग्राफ की, यहां पे मैंने बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि पुअर लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, ये टेररिज्म की काज है। मैं जब इसको लिखूंगा तो इसका एग्जांपल में 2 एग्जांपल दूंगा। मैं कहूंगा यार बलोचिस्तान के अंदर पुअर लॉ एंड ऑर्डर है और फाटा के अंदर है, तो इसको आप कहते हैं सब आर्गुमेंट्स। इससे ना ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, आउटलाइन कंप्रिहेंसिव बन जाती है। अब देखें, मैंने दूसरी आर्गुमेंट्स लिखी, मैंने लिखा मास इलिटरेसी। मैंने इसको नहीं किया मेडिसन, अगर मैं अच्छा कैंडिडेट होता ना, मैं अगेन सेमीकोलन डालता, मैं लिखता 2.4 मिलियन चिल्ड्रन आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल, या मैं लिखता आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आगे मैं नंबर लिख देता। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। मैं अगेन अच्छा स्टूडेंट होता, मैं अगेन सेमीकोलन डालता, मैं नीचे 1 लिखता केस ऑफ कुलभूषण जाधव। तो आपने क्या करना है, जैसे आपकी जितनी भी आर्गुमेंट है सारों को ना करें, आप आर्गुमेंट्स को सब आर्गुमेंट्स में डिवाइड करें, और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा सब आर्गुमेंट्स नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, जैसे आपका सब आर्गुमेंट पे अलग पैराग्राफ भी नहीं बनता। ये आप समझे एग्जांपल्स होती हैं, मैं उसी पैराग्राफ के अंदर जो आपने चीजें लिखी हैं वो होती हैं। अब ये देखो, नेक्स्ट है कंसीक्वेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। मैंने पहला लिखा पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा इसको एक्सप्लेन करने का एक और भी तरीका होता है, बड़े कभी कभार आप कॉलन ऐड करें। कॉलन का मतलब भी फॉर एग्जांपल होता है। कॉलन जब भी आएगा तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है उसके सामने आएगी, और जैसे जब सेमी कॉलन आएगा तो नीचे लिस्ट बनानी पड़ेगी 1 या 2 में। अगर मैं इधर सेमी कॉलन लिखता ना, तो नंबर 1 में लिखता डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, और दूसरा मैं लिखता सर्ज इन इंपोर्ट्स। तो कभी कभार आप सेमी कॉलन के बजाय कॉलन लगाओगे, और जब भी आप कॉलन लगाओगे आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो उसके एंड पे आएगी। या आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है मेडिसन, वो उसके हमेशा एंड पे आएगी। नेक्स्ट हमने लिखा ह्यूमन लॉस। मैं अच्छा कैंडिडेट होता तो इसको भी मैं फर्दर डिवाइड करता। मैंने यहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बहुत कम दिए। क्यों दिए? मेरे पास स्लाइड में जगह ही नहीं थी। आइडियल क्या बनता कि बेटे 7 में काजेस देता, 8 काजेस देता, 7 कंसिक्वेंसेस देता, 3-4 में सोल्यूशन दे देता, हमेशा प्राइमरी पे, और एंड पे कंक्लूजन लिखूंगा। और जैसे जो कंक्लूजन आप जब भी लिखेंगे, कंक्लूजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा जाता, खाली हेडिंग होती है। अब देखें, ये हमारा एक और ऐसे है पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। जी आप ठीक कह रही हैं। जैसे हमारी इसमें 2 प्राइमरी हैं, पहली है रिसोर्सेस और दूसरी है हाउ दिस कंट्री इज पुअर इन मैनेजमेंट। हम आउटलाइन लिखी, हमने अगेन टॉपिक लिखा। सबसे पहले डिस्कशन इंट्रोडक्शन,
और इसकी पहली जनरल स्टेटमेंट लिखी कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दूसरा और अगर इसका मैंने कोटेशन से स्टार्ट होता ना तो यहाँ पे कोटेशन का क्रक्स होता। दूसरा मैंने लिखा रोल ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रॉस्पेरिटी, और तीसरा लिखा मैंने थीसिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट मैंने लिखा रिसोर्सेज अबेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स। और अगेन मडेसन ये अच्छी आउटलाइन नहीं है। कोई अच्छा कैंडिडेट होता तो बड़े सेमीकोलन लिखता, नंबर 1 लिखता, खाली आप एक भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो। वो लिखता कि 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज कंसिस्टेड ऑन यूथ, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। अगेन वो सेमीकोलन ऐड करता, वो कहता कि मिल्क प्रोडक्शन में हम इतने हैं, मीट प्रोडक्शन में इतने हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वैरायटी ऑफ नेचर रिसोर्सेज। देन ड्यूरेशन हमने लिखा कॉजेस। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है, ऊपर मैंने एक हेडिंग दी है कॉजेस की, और गालमन ये सेकेंडरी हेडिंग बनती है, प्राइमरी नहीं बनती। नीचे में लिखी है हाउ पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट। मुझे बिलाल बताएगा। बिलाल अपने आप को अनम्यूट करें, बिलाल न्याजी। जी सर। यार ये दोनों हेडिंग सेम नहीं है। सर देख तो सेम ही रही हैं सर। तो ये बेटे जब यार बिलाल आपका अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ है, आप अपने आप म्यूट कर दें सर। ठीक है बिलाल म्यूट कर दें आप। आपकी यार बहुत डिस्टॉर्शन होती है, फर्स्ट डे से ही मैंने आपको बताया था इसको फिक्स करो। मार्डियस एंड बेटे जहाँ पे जो कॉज ऑफ पुअर इन मैनेजमेंट या हाउ पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट, ये एक ही चीज है, ये सेम चीज है। इस वजह से कभी भी आप अपनी हेडिंग को रिपीट नहीं करोगे। बहुत से लोग लिखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म और नेक्स्ट लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। मुझे बताएं कंसिक्वेंसेस और इम्पैक्ट में क्या फर्क है? नेवर रिपीट योर हेडिंग। तो ये ऊपर वाली चीज जो है कॉजेस ऑफ पुअर इन मैनेजमेंट, इसको आप डिलीट कर दो। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब हेडिंग रिपीट ही नहीं करनी है आपने। अब यहां पे एक और चीज दिया स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं। कभी कभार पता है क्या होता है बेटे? कभी कभार ये होता है कि आप एक ऐसे लिख रहे हो, आप सेकेंडरी हेडिंग लिखना भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं मडिसन? आप सेकेंडरी हेडिंग लिखना भी चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है सेकेंडरी हेडिंग का। आप लिखना भी चाहते हो, टाइम भी नहीं है। जैसे फिर उसका सोल्यूशन ये होता है कि वो खाली आप हेडिंग देते हैं, उसके नीचे आर्गुमेंट्स नहीं लिखते। खाली हेडिंग देंगे ना, वो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूं, बट ये हमारा एक ऐसे था कि वार एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन राइट अब्यूज। हमने सबसे पहले अगेन इंट्रोडक्शन लिखा और उसके बाद हम लिखा बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये हमारी सेकेंडरी हेडिंग है, प्राइमरी नहीं है। हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, देन दूसरा लिखेंगे राइट ऑफ लाइफ पे, तीसरा लिखेंगे राइट ऑफ जस्टिस पे, राइट ऑफ एजुकेशन पे। अब डेसेंट अब हर एक पे जो आप अलग अलग पैराग्राफ लिखेंगे ना, तो इससे क्या है, क्योंकि राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ एजुकेशन, ये तो मिलते जुलते राइट हैं। बार बार आप रिपीटिशन करेंगे, हर एक में शायद आपको अलग पैराग्राफ लिखा भी ना जाए। तो डेसेंट कभी कभार ये है कि बेटे अगर आप सेकेंडरी हेडिंग लिखना भी चाहते हैं, टाइम भी नहीं है, तो आप पता है क्या करो डेसेंट? उसके नीचे जो आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट्स को उड़ा दो। आर्गुमेंट नीचे खाली हेडिंग दे दो, खाली हेडिंग दो। बेटे आप खाली हेडिंग दिया ना, पता है क्या होगा? ये सारे के सारे राइट्स एक ही पैराग्राफ के अंदर आ जाएंगे। हर एक पे अलग नहीं लिखना पड़ेगा। तो कभी कभार जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सपोज इसी एक यही ऐसे है कि यहां पे आप काजेस भी लिखना चाहते थे वार एंड टेरर की। अगर इसके नीचे आपने पॉइंट्स लिखे 1, 2 के मास इलिटरेसी है, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मास इलिटरेसी पे अलग पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ पे अलग लिखना। उससे ये बहुत बेहतर है कि सेकेंडरी है ना, पूछे तो नहीं है, आप फैसिलिटेट कर रहे हो। कोशिश करो कि बेटे जो आउटलाइन है ना, उसके अंदर खाली हेडिंग्स दो मार्कर के साथ। बेटे जब उसके नीचे आर्गुमेंट्स नहीं लिखने ना, तो इसका मतलब एग्जामिनर को भी पता है कि ये सारी की सारी चीजें ये मर्ज कर देगा।
देखो ना, ये यहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स पे आपने जब आर्गुमेंट्स नीचे लिखे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ जस्टिस है, तो हर एक पे अलहदा लिखना पड़ेगा। और ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है चीजें जो हैं, बहुत चांसेस हैं डी हुसैन कि आपकी रेपुटेशन होनी शुरू हो जाए। इससे बेहतर है खाली हेडिंग दें। इसी तरीके से डी हुसैन, जब आपने केस स्टडी देना होता है, क्या देना होता है? केस स्टडी जो होता है ना, वो हमेशा कंक्लूजन से पहले एक हेडिंग आती है केस स्टडी की। तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि डी हुसैन आप हर आर्गुमेंट्स के नीचे, सॉरी हर हेडिंग के नीचे आर्गुमेंट्स दोगे। आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं मार्टिसन, आप तमाम के तमाम अपनी जो हेडिंग्स हैं उनके नीचे आर्गुमेंट्स दें। और नीचे मैंने यूं ये भी आपको बताया है कि जब भी आप आउटलाइन को बड़ा करते हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बहुत ज्यादा कर दो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को कर दो, वो तो फिर ऐसे खराब हो जाएगा ना। नहीं, दूसरा तरीका ये होता है कि आपके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं उसके सब आर्गुमेंट्स लिखो। आपके जितने भी डिसेंट आर्गुमेंट्स हैं, तमाम के तमाम आर्गुमेंट्स जो हैं उसके सब आर्गुमेंट्स लिखो। देन सेंटेंसेस जो है ना आउटलाइन में रिकमेंड नहीं होते। यू आर नॉट सपोज टू राइट द सेंटेंस, आप सेंटेंस नहीं लिख सकते। कोशिश करें फ्रेजेस की फॉर्म में लिखें। हाँ, इंटरोगेटिव लिख सकते हो। और दूसरी बात है, अगर आप समझते हैं ना बेटे आपसे सेंटेंस में मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है, अगर आप समझते हैं कि आपसे मैसेज जो है वो फ्रेजेस में कन्वे नहीं हो रहा है, तो फिर बेशक सेंटेंस लिख लें। इट मस्ट बी फ्लॉलेस। आपकी आउटलाइन के अंदर कभी भी किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, एक सुर्ख निशान नहीं होनी चाहिए, और इसकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन पे कल मैं आपको बात करूंगा। मैं पहले यह भी कर लेते हैं, मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मेजर, देन हम आगे मूव करेंगे। जी फरा बताएं। सर आई वांटेड टू आस्क कि जो आप हेडिंग्स की बात कर रहे हैं और उसके नीचे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, राइट, तो डज इट मीन कि हेडिंग का भी एक अलग पैराग्राफ बनता है, या फिर हेडिंग का सिर्फ मतलब है कि हम क्या जिक्र करने लगे हैं? बेटे हेडिंग के लिए ट्रांजिशन पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन पैराग्राफ। ठीक है, हेडिंग पे अलग कोई पैराग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, सपोज एक मिनट बेटे आपने ये एक आउटलाइन बनाई है, एक मिनट मुझे आउटलाइन पे जाने दें। ये तो बेटे काजेस पे कोई पैराग्राफ नहीं बनेगा। यस सर। कंसीक्वेंसेस पे कोई काजेस कंसीक्वेंस। आपको पता है हम हेडिंग क्यों देते हैं? बेसिकली हेडिंग भी ट्रांजिशन ही कर रही होती है। क्या कर रही होती है बेटे? जब आप कोई चीज मार्कर से लिखते हो ना, इसका मतलब है कि एक सेक्शन खत्म हो गया, दूसरे सेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो। तो सर, is it mandatory to write a transitional paragraph for every heading or just we can skip it? नहीं, लाजिम है। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है बेटे? एक सर आप कह रहे हैं ना जी जी यस सर। सर आप कह रहे हैं हेडिंग का itself it means कि we are moving on to the next thing, तो हेडिंग में कह रही हूँ ये तो आउटलाइन में है ना हेडिंग। ऐसे में कोई हेडिंग है? नो सर। तो ऐसे में इसी को रिप्लेस करने के लिए आपका ट्रांजिशन आता है। ऑलराइट सर, थैंक यू। जी आप आदिल बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आउटलाइन है, ये हम एग्जाम के पेपर में सबसे पहले लिखेंगे या फिर सबसे पहले मैं इस पर बात करता हूँ आदिल। ओके सर। नूर आप बताओ। नूर मैं सुन रहा हूँ आपको। नूर है याद। हेलो सर। जी सर पहला क्वेश्चन तो मेरा थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि थीसिस स्टेटमेंट ये है, आउटलाइन में हम थीसिस स्टेटमेंट को थीसिस स्टेटमेंट ही कहेंगे? बेटे जी आउटलाइन में आप खाली लफ्ज थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखोगे बेटे? पूरी थीसिस स्टेटमेंट नहीं आती। पूरी थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्शन में आती है। ओके सर, ठीक है। और सर इससे सर अगर हम दो सेकेंडरी हेडिंग्स देंगे और अगर किसी चीज का बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करना होगा उसकी बैकग्राउंड हेडिंग से, तो थर्ड सेकेंडरी आ जाएगी। तो थर्ड नहीं देनी बेटे। अगर थर्ड नहीं देनी, बैकग्राउंड जो है ना किसी चीज का अगर आप देना चाहते हैं तो वो इंट्रोडक्शन के अंदर एडजस्ट करें। किसके अंदर एडजस्ट करें?
2 से जी सर। ज्यादा आप सेकेंडरी हेडिंग नहीं दे सकते, उसको इंट्रोडक्शन के अंदर एडजस्ट करें। ओके सर। सर जैसे ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज वाला ऐसे है, ये पीएमएस में मुझे आया था। हेलो जी जी मैं सुन जी रहा हूँ। सर तो उसमें इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे, फिर उसकी सब हेडिंग्स मदीना चार्टर और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस है वो लिखे थे, फिर कॉजेज ऑफ दीज अब्यूसेस, और फिर हाउ दीज कैन बी सर रिड्यूस। तो सर ये तो 3 सेकेंडरी हेडिंग्स हो गई, और सर मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। पीएमएस इज नॉट अ स्टैंडर्ड, पीएमएस कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पीएमएस में ओके तो सर। लोगों के 90 नंबर आते हैं, सीएसएस में 5 नंबर उन्हीं लोगों को नहीं आते। सर इसीलिए मैं पूछ रही थी कि एक मिनट, उसमें दूसरी थोड़ी बात सी देखो यार मार्किंग बेटे, लूज होती मेरी है। बात सुन, लूज जी होती है। सर। दूसरी बात यह है कि आप 3 दे भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, 3 दे सकते हैं, लेकिन जी पता है मैं सर। 3 क्यों मना कर रहा हूँ? बड़े अगर आप 3 वो देंगे तो आपका फोकस जो है वो प्राइमरी पे कम हो जाएगा। ये कोई ओके मना सर। नहीं है 3 नहीं दे सकते, आप 4 भी दे ठीक है। सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है। फिर बेटे अगर 4 ओके दोगे तो फिर उन 4 के नीचे थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखोगे, फोकस आपका प्राइमरी पे रहना चाहिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। खालिद आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जैसे खालिद। आपने ये हेडिंग से पहले बताया कि आप ए बी सी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम ए बी सी यूज़ करें तो क्या ए के बाद फुल स्टॉप लिखना होगा, जैसे इंट्रोडक्शन से वो पहले तो अगर हम आपकी ए लिख रहे हैं? बेटे आपकी मर्जी है, लिख दो ना लिखो, दिस इज योर चॉइस। अच्छा, तो सर दूसरी चीज़ ये जो आपने जैसे पहले एक सब हेडिंग बनाई थी और उससे नीचे आपने जो उसके पॉइंट्स मिटा दिए थे बाद में ना, तो इसके लिए तो ऑलवेज हमें फिर पहले एक रफ ड्राफ्ट क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जी किस चीज़ को। बिल्कुल खालिद साहब, बिल्कुल आप पहले रफ, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, वो भी मैंने जी जी। बताना है। ब्रेनस्टॉर्म पहले इसको रफ ही बनाया जाता है, देन इसको नीट किया जाता है। मीन एग्जाम में भी ऐसा ही करना होगा हमें? बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसा करना होगा, वो उस पर भी मैं जाता हूँ कैसे। फौरन बेटे जी ठीक है। नीड आउटलाइन नहीं बन जाती, पहले इसका रफ बनाना पड़ता है, फिर नीड बन करते हैं। ठीक ठीक सर, थैंक यू। नरीता आप बताएं। सर तो बेसिकली फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 हेडिंग्स बोल रहे हैं, तो आपका एक हमारा बिल्कुल जैसे इंट्रोडक्शन होगा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद एक हमारा जो जैसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म, दिस इज द प्राइमरी हेडिंग, फिर इसके नीचे पुअर इकोनॉमिक, दैट इज सेकेंडरी, फिर एक उसके नीचे और आएगा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, दैट इज सब टॉपिक। तो 3 हेडिंग्स आएंगे इस तरह। ये हेडिंग्स नहीं है, देखें आप जरा इसको समझने की कोशिश करें। ये आपकी हेडिंग है, ये कंसिक्वेंसेस आपकी हेडिंग है। क्या चीज हेडिंग है आपकी? कॉन्सिक्वेंसेस। बेटे ये नीचे 1 2 3 जो लिखे हुए हैं ये आर्गुमेंट्स हैं। ये क्या है? ये देखें ना, ये आपकी हेडिंग है, ये हेडिंग है बेटे, ये आर्गुमेंट है नंबर 1। ये आर्गुमेंट्स की जब आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन की, इसको हम सब आर्गुमेंट्स कहते हैं। ओके। और एक मिनट, हर एक का लाजम नहीं है सब आर्गुमेंट्स लिखोगे बेटे। सब आर्गुमेंट्स हम इस वजह से लिखते हैं ताकि आउटलाइन को एक्सपेंड कर सकें, बड़ा कर सकें। आप सिर्फ उनका लिखोगे जहां पे आपके पास मौजूद है। नीचे देखें मास लिटरेसी का मैंने नहीं लिखा है। जी ठीक हो गया? वैसे फिर सर आपने उसमें हटा दिए थे वो जो आपने आई थिंक एक उसमें हेडिंग में आपने सब आर्गुमेंट्स हटा दिए थे, तो वो तो फिर हमारी छोटी हो जाएगी आउटलाइन। नहीं नहीं, मैं बेटे वो इस वजह से हटाए थे, वो सेकेंडरी हेडिंग थी। कौन सी हेडिंग थी? सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी की, एक मिनट वो उस पर दोबारा मैं जाता हूं। अगर आप सेकेंडरी के नीचे आर्गुमेंट्स लिखोगे ना, पता है क्या होगा बेटे? आपका सारा टाइम जो है यहाँ पे जाया होगा। हालांकि आपसे एग्जामिनर ने क्या बेसिक ह्यूमन राइट पूछे हैं या अब्यूजेस पूछी हैं उसने? अब्यूजेस पूछे। तो बेटे अगर इसके आप 6 पॉइंट्स लिखते हो या 7, तो आपको तो हर पॉइंट पे अलग पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ना। जी तो इसका मतलब कि हमारी जो सेकेंडरी हेडिंग्स होती हैं वो जैसे सॉल्यूशंस हो गए, जैसे जो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो सेकेंडरी होती हैं। जी वो सेकेंडरी होती हैं। तो अब हमने क्या किया, इसके नीचे आर्गुमेंट्स 1 मिनट निकाल दिए। क्या किए? आर्गुमेंट्स निकाल दिए। जब निकाल दिए तो अब मेरे पास ये एक रूम है कि इन सारों को मैं एक ही पैराग्राफ में मार्च कर दूंगा। ये सारे ह्यूमन राइट इसी पैराग्राफ के अंदर ही आ जाएंगे।
अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होगा बेटे? एडवांटेज ये होगा कि ये जो अब्यूजेस हैं मैं इन पे फोकस ज्यादा करूंगा और ये मैं ज्यादा लिख दूंगा। ये मैं 6 की बजाय 10 लिख लूंगा, मेरे पास टाइम बच जाएगा। क्लियर हो गया आपको? जी। अवैस साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अवैस। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा आपने आंसर कर दिया कि आपने जो ये सेकेंडरी हेडिंग्स में से आर्गुमेंट्स को रिप्लेस कर दिया था, तो वो मुझे समझ में आ गया। सर मैंने कैपिटल लेटर्स का पूछना था कि आपने हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स में तो बताया कि उसमें कैपिटल लेटर्स लिखने, आप एक जगह बता रहे थे कि वहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं लिखेंगे आर्गुमेंट्स में, सर उसका बता दें आप। मैंने कहा कि बेटे जो हेडिंग्स होती हैं उनमें कैपिटलाइज होते हैं। ये देखो ना, वार हमने यहाँ पे कैपिटलाइज किया, टेरर, ये आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो ना, डी कैपिटलाइज नहीं किए, सच कैपिटलाइज नहीं किया। क्यों? ये रूल जो है ये सिर्फ हेडिंग्स पे अप्लाई होता है। किस पे? हेडिंग्स पर। तो ये आर्गुमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं होता। ये आर्गुमेंट्स है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। मोहसिन आप बताओ। क्या चीज? बेटे केस स्टडी हेडिंग में आएगा, सब आर्गुमेंट्स में नहीं आएगा। सेम होगा जो जी जी इधर कंक्लूजन से पहले आप केस स्टडी डाल दोगे, आप लिखोगे केस स्टडी ऑफ अफगानिस्तान वेयर द ह्यूमन राइट हैज बीन अब्यूज्ड। वो सारे के सारे वहां पे एग्जांपल दोगे कि फलां वक्त फलां वक्त फलां वक्त इसको अब्यूज किया गया। बिस्मा आप बताओ। बिस्मा मैं सुन रहा हूँ। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि हम आउटलाइन जो है वो शुरू कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल कोई एक क्लास हेडिंग है सॉल्यूशंस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा और हम सिर्फ उसकी मेन हेडिंग लिखते हैं और उसके आर्गुमेंट्स मत दें। लेकिन सर ये जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब पेपर सबमिट कराने में 5 या 10 मिनट रह जाएंगे, और अगर हमने आउटलाइन में भी तक से बड़ा एफिशिएंट बनकर हमने बहुत सारी हेडिंग्स और आर्गुमेंट्स दे दिए हों और एंड पे हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह जाए, हम क्या करें? देखो बेटे बिस्मा, इसका ये होता है कि जब मैं आपके मॉक एग्जाम लूंगा ना, क्या लूंगा? मॉक एग्जाम। आपको पता होगा कि आप कितने आर्गुमेंट्स या कितने पैराग्राफ लिख सकती हैं। आप उतने ही आउटलाइन के अंदर आर्गुमेंट्स लिखेंगी जितने आप इधर लिख सकती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का हर स्टूडेंट को पता होता है। इवन बेटे यहाँ पे अगर मेरे पास आप 20 आर्गुमेंट्स लिख सकती हो, तो एग्जामिनेशन में जब आपने आउटलाइन बनानी है तो वो 18 की बनानी है, क्योंकि उधर थोड़ा सा प्रेशर होता है ताकि चीजें आपकी मैनेज हो सके। तो सर मैं सोच रही थी अगर हम ऐसा करें कि हम हर मतलब ऐसे के जो शुरू के 5 to 4 पेजेस हैं वो हम ब्लैंक छोड़ दें और हम नहीं किसी नहीं रफ नहीं पेज पे नहीं आउटलाइन बना लें, रफ पेज पे आउटलाइन बना लें और उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे अपना लिख लें और एंड पे अगर हम शायद ज्यादा रिफाइन फॉर्म में आउटलाइन लिख सकें। नहीं बेटे, एंड में नहीं लिखने, हम शुरू में ही आउटलाइन लिखेंगे। क्यों शुरू में लिखेंगे ये बातें आप कल मैं बताऊंगा क्यों शुरू में लिखेंगे। एंड पे कभी भी नहीं लिखी जाती। देखो एंड पे बेटे आप कितनी जगह छोड़ेंगे, एंड पे लिखने के बड़े मसाइल होते हैं, उस पर कल मैं बात करूंगा। सादा बताएं। सर मैंने ये सवाल पूछना था बस कि जब हम सेकेंडरी पैराग्राफ है जिस तरह ये सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर, या अगर हम एक वे फॉरवर्ड पैराग्राफ दे रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम ये 1 2 3 करके लिखें तो इन तीनों के लिए सेपरेट पैराग्राफ बनानी पड़ेगी या कैन वी इंक्लूड? नहीं, दोबारा क्वेश्चन, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन करें। सर जब हम एक सेकेंडरी हेडिंग बना रहे हैं, स्पेशली जो वे फॉरवर्ड की है, जो आखिरी आपका बफर पैराग्राफ होता है बिफोर योर कंक्लूजन, राइट? तो अगर मैं ये वे फॉरवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 मैंने लिख दिया है, ठीक है, नीचे आउटलाइन के अंदर, तो जरूरी है कि मैं इन तीनों के लिए फिर 3 पैराग्राफ्स बनाऊं या वे फॉरवर्ड? बड़े 100% जरूरी है कि उन 3 पे अलग-अलग पैराग्राफ बनाओ। तो अगर मैं वे फॉरवर्ड फिर 1 2 3 ना लिखूं ना, मैं फिर वे फॉरवर्ड फिर सारों को मर्ज कर लोगे, फिर सारों को मैं मर्ज कर लूंगा नीचे 1 2 3। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आपके अच्छा, एक मिनट इसमें साथ आपके पास एक और भी चॉइस होगी। बट जब 1 2 3 लिखा है ना तो कन्फाइंड रहोगे, वही चीजें लिखनी पड़ेंगी। बट जब 1 2 3 नहीं लिखोगे ना, ओपन कर दोगे, तो फिर कोई भी सोल्यूशन आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो।
Yeah, I was thinking the same. आप क्या रिकमेंड करते हैं सर कि 1 2 3 लिखना वो चाहिए? मेरे टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास यार टाइम है सेकेंडरी लिखने का तो 1 2 3 लिखें, टाइम नहीं है तो 1 2 3 ना लिखें, मर्ज कर दें। और दूसरी बात, एक मिनट बेटे, ये दो चीजों पे, दूसरा रेलिवेंसी पे भी लिखता है लगता है। फॉर एग्जाम्पल यार ह्यूमन राइट अब्यूज, ह्यूमन राइट लिखते हो ना, बेसिक ह्यूमन राइट, पहले लिखते हो राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सी चीजें रिपीट नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। बेटा यहाँ पे आपको रिपीटिशन का खतरा होता है ना कि यार, और दूसरी बात है इनके मतलब कंटेंट भी नहीं होता। जब किसी चीज के मतलब आपका टाइम भी नहीं है, आपको कंटेंट भी नहीं है, और आपको चांसेस लगे रिपीटिशन हो जाएगी, तो बेहतर है उनको मर्ज करो। यहां पे एक मिनट, आपके पास टाइम भी है, रिपीटिशन भी नहीं है, तो फिर बेहतर है कि वो स्पेसिफिक होके लिखो। ठीक है रॉजर, थैंक यू सर। महनूरा बताओ। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो फरा ने जो सबसे पहले किया था ट्रांजिशन पैराग्राफ से रिलेटेड। तो सर जब हम नई हेडिंग पे स्विच करेंगे, यानी कि जो मेन हेड होगा हमारा, जिस तरह लेट अस सपोज ह्यूमन राइट अब्यूज ड्यू टू वॉर ऑन टेरर है, तो सर इसमें हमने समरी देनी होगी अपने आर्ग्यूमेंट्स की जो ट्रांजिशन पैराग्राफ है। बेटा जब बॉडी पैराग्राफ में जाओगे ना, किसमें बॉडी पैराग्राफ से आपने ये ह्यूमन राइट खत्म कर लिए और आखिरी ह्यूमन राइट के साथ आपने लिखा फाइनली, क्या लिखा? फाइनली सर। अब सोल्यूशन के जो पहला पैराग्राफ होगा फौरन आप फर्स्टली नहीं लिख सकते बेटे, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, आप ऊपर वाली डिस्कशन और को समराइज करोगे और नीचे वाली को इंडिकेट करोगे। आप लिखोगे इन द अबव पैराग्राफ द बेसिक ह्यूमन राइट लाइक दिस एंड दिस एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन कमिंग पैराग्राफ द वे फॉरवर्ड वुड बी एलोबरेटेड। तो उसने क्या किया बेटे, ऊपर वाले सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन के साथ क्या कर दिया, लिंक कर दिया। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरीता का, ले जी नरीता। तो जैसे अब आपने बोला कि केस स्टडी को ऐड करना है, तो उसको एज सेपरेट, लाइक उसकी प्राइमरी हेडिंग सेपरेट आएगी, इसका मतलब फिर उसके अंदर हम जो भी ऐड करेंगे वो फिर हमें जो भी हमें डालना है, हमारे सारे आर्ग्यूमेंट वो उसके नीचे आएंगे। तो जैसे केस स्टडी है, अब हमारे टॉपिक में तो केस स्टडी का मेंशन नहीं होगा, तो वो तो प्राइमरी हेडिंग नहीं हुई, वो सेकेंडरी हुई बेटे। तो फिर हम उसको उसमें भी सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखें या ओमिट कर दें? कौन से आर्गुमेंट्स? जैसे कि केस स्टडी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके फॉर एग्जांपल कि इसमें क्या क्या हो रहा है, उसका एक आर्ग्यूमेंट, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट, वो भी हम सारा लिखें या बस एक बड़ी हेडिंग डाल दें कि केस एक स्टडी बड़ी हेडिंग, सिर्फ बेटे बड़ी हेडिंग, और बड़ी हेडिंग के अंदर वो सारों को मर्ज कर दो। केस स्टडी हमेशा एक बड़ी हेडिंग आएगी। अच्छा, तो उसके नीचे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखे थे? नहीं, उसके नीचे नहीं लिखेंगे, वो सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, इसको अगर मैं 1 2 3 ना लिखूं, ओपन एंडेड छोड़ दूं, तो वुड दैट बी बेटर? जी बेटे, वो अगर आपके पास, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है? टाइम नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और आपको ये भी खतरा है कि चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर मर्ज कर दो, अदरवाइज मर्ज ना करो। ओके। शर्जील बताएं। जी सर, आप अभी यही बात हो रही थी कि टाइम सर अगर हमारे पास हो तो सर उस तरह हमने मैनेज करना है। सर आपके ख्याल से एक आउटलाइन पे कितना टाइम देना चाहिए सर? कल बात करेंगे शर्जील, हम डिवीजन दूंगा। मेडिसिन, नो दिस इज द टॉपिक, और टॉपिक है करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स इन आवर सोसाइटी। मेडिसिन, यू आर जस्ट सपोज्ड टू मेक द हेडिंग्स, कंटेंट नीचे नहीं लिखना। लाइक दिस वन, ये स्केलेटन बनाना है, लाइक इंट्रोडक्शन, वो तो मैंने लिख दिया है। इंट्रोडक्शन के नीचे 1 2 3 लिखोगे, 1 2 3 के नीचे कुछ भी नहीं लिखोगे। देन फर्स्ट हेडिंग जो भी बनेगी, सेकंड हेडिंग जो भी बनेगी, यू आर जस्ट सपोज्ड टू मेक द हेडिंग्स, आपने सिर्फ इसकी हेडिंग्स बनानी है। मैं दोबारा बता देता हूं, डियर, यू आर जस्ट सपोज्ड, ये 1 पेज ही होगा, सिर्फ हेडिंग बनाओगे मार्कर के साथ, उसके नीचे इंट्रोडक्शन के नीचे 1 2 3 लिखने, 1 2 3 के सामने आर्गुमेंट्स नहीं लिखनी, अभी सिर्फ हेडिंग बनानी है। यह हेडिंग बना के आप मुझे ईमेल कर देंगे। जरा हमने पहले इन हेडिंग को तो ठीक कर लेना, फिर आर्गुमेंट्स में बाद में जाएंगे। जरा बनाएं इसकी। बेशक आप में से क्लास लीव करना चाहते हैं तो लीव कर लें, क्लास हम एंड कर रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं, क्लास एंड कर रहे हैं।
सर ये असाइनमेंट